हाँ जी, जय हिंद। हेलो, आवाज आ रही है ना? तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग? लो जी। तो हमारा सेशन जो है वो आपके बीच में शुरू हो चुका है। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइएगा, हमारा जो चल रहा था अ, वहीं से हम शुरू करेंगे। वर्णमाला आपकी चल रही है और वर्णमाला में हम दो पार्ट को हम देख चुके हैं और दो पार्ट में हम स्वर पढ़ चुके हैं, इसका बेसिक परिचय पढ़ चुके हैं। और अब हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो परिचय आपका होगा सर व्यंजन का। और जैसा कि आप सबके सामने मैंने व्यंजन के बारे में कल आपको हल्की सी चर्चा आपको बताई थी कि व्यंजन जो है वो आपका क्या होता है। और व्यंजन को अगर आवश्यकता पड़े तो व्यंजन जो है वो आपका किसकी सहायता से आपका उच्चारित हो सकता है, उसकी चर्चा भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आ जाओ सारे साथी, एक बार आ जाओ। आवाज़ वगैरह सब ओके आ रही होगी, है ना? तो देखो भैया, अब जैसे कि अपने यहाँ पर बात करते हैं और आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ से आपके लिए जो चीज़ें हैं उसकी बात अगर करी जाए तो आपके लिए वर्ण विचार जो आपके बीच में आ जाता है, उस वर्ण विचार के बारे में आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। वर्ण विचार, और वर्ण विचार का भाग नंबर दो, दो सॉरी तीसरा जो भाग है वो आपके बीच में आएगा इसमें। और जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सर वर्ण जो है उसकी अगर चर्चा हम करें तो आप सब लोगों के सामने जब आपका वर्ण आता है तो उन वर्णों की चर्चा अगर हम करते हैं तो आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा। कल हम जो पढ़ रहे थे वो व्यंजन के बारे में पढ़ रहे थे कि सर कल मैंने आपको बताया कि व्यंजन जो है वो आपका क्या होता है। और आप सबको यहाँ पे याद करना होगा सर व्यंजन की बात अगर करें हम तो आप सबको ध्यान में रखना होगा व्यंजन की अगर चर्चा हम करते हैं तो व्यंजन की चर्चा आपके बीच में होगी। तो मैंने ये कहा था कि व्यंजन जो है वो आपकी प्रतंत्र, या व्यंजन की अगर बात करी जाए तो आपकी प्राधीन, और व्यंजन की अगर बात करी जाए तो आपकी प्राश्रित इकाई होती है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा व्यंजन आपकी क्या होती है साथियों, प्राश्रित इकाई आपकी होती है। ठीक है, प्राश्रित इकाई आपकी होती है। जैसा कि आपको हमने कहा कि व्यंजन जो है उसकी अगर हम चर्चा करें तो व्यंजन आपकी क्या है साथियों, प्राश्रित इकाई है, प्राधीन इकाई होती है। उसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूँ पहले की कक्षाओं में। लेकिन अब हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं उसकी चर्चा अगर हम करें तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा सर इसकी परिभाषा जो है वो आपकी क्या होगी। व्यंजन की परिभाषा जो है वो आपकी क्या होगी, तो आप, ठीक है, व्यंजन की जो परिभाषा जो है वो आपकी क्या होगी, तो उसके बारे में अगर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे तो उसकी परिभाषा जो है वो आपकी क्या होगी। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर व्यंजन की परिभाषा आपकी क्या होने वाली है। तो जैसा कि आपके बीच में व्यंजन की जो परिभाषा जो आपकी है उसकी चर्चा अगर करी जाए तो आपके सामने आपको ध्यान में रखना होगा कि वे वर्ण जिनका वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, अब जैसे कि हमने जब स्वर पढ़ा था तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आप किसी वर्णों का उच्चारण जब आप करते हो तो उसके बारे में आपको ध्यान में रखना होगा। जब आप वर्णों के जब उच्चारण करते हो तो आपको ध्यान में रखना वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली मुख से निकलने वाली मुख से निकलने वाली प्राणवायु मुख से निकलने वाली प्राणवायु की बात अगर करी जाए तो मुख से निकलने वाली जो प्राणवायु है, मुख से निकलने वाली प्राणवायु की बात अगर करी जाए, मुख से निकलने वाली प्राणवायु में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ध्यान से समझना, जब हम स्वरों की बात अगर कर रहे थे तो स्वरों में मैंने आपको यह बताया था कि मुख से जो प्राणवायु जब निकलती है तो वहां पर आपके लिए क्या नहीं होता, आपको ध्यान में रखना होगा वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली प्राणवायु में कोई बाधा उत्पन्न नहीं, आपकी बाधा उत्पन्न हो जाए, बाधा उत्पन्न आपकी हो जाए, ये बात आपको याद रखना है। बाधा उत्पन्न हो जाए, बाधा उत्पन्न हो जाए, ठीक है, आपके लिए क्या हो जाए साथियों, आपकी बाधा उत्पन्न हो जाए
तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, बाधा उत्पन्न हो जाए तो उसे व्यंजन कहते हैं, तो उसे व्यंजन कहते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब आपकी प्राण वायु में जब कोई आपकी बाधा उत्पन्न हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है साथियों? व्यंजन कहा जाता है। तो जब हम यहाँ पर इसके बारे में बात ये कर रहे हैं कि जब आपकी प्राण वायु जो होती है उसमें आपके लिए बाधा उत्पन्न जब आपके हो जाती है तो आपको ध्यान में रखना होगा, जिस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पे कहा कि आपके लिए बाधा उत्पन्न, अब देखो मैंने आपको कल भी बताया था कि प्राण वायु में जब बाधा उत्पन्न होगी तो वहां पर बाधा उत्पन्न जो वो आपकी किसकी होने वाली है? प्राण वायु में जो बाधा उत्पन्न होगी वो किन की बाधा उत्पन्न होगी? तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, प्राण वायु में अगर बाधा की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा सर स्वरों की बाधा होगी। जैसे कि मान लो अपना व्यंजन जो है वो अपने मूल रूप में है, व्यंजन अपने मूल रूप में है। अब जब व्यंजन आपके लिए मूल रूप में आपका आता है तो आप सबको एक बात याद करनी होगी साथियों, इसके साथ में आप ए लगा दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? कै बन जाएगा। कै की जब अगर बात करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा साथियों? आपका ए बन जाएगा। और यहां से मैंने कहा कि जब हम यहां से चर्चा के बारे में अगर बात करें और आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जब कै के साथ में अगर बात करी जाए तो आपके लिए इसमें क्या आ जाए? ए। तो ये आपका व्यंजन है, इसमें बाधा किसकी उत्पन्न हुई? स्वर की। अर्थात अगर सीधे शब्दों में कहें, अर्थात आप अगर सीधे शब्दों में अगर कहो तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा याद रखना होगा कि सर वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हो, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हो। तो बच्चे सभी नोट करेंगे यहाँ पे कि ऐसे वर्ण जो आपके बीच में स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हो। अब जब जब यहाँ पर वर्णों की बात अगर करी जाए तो उनमें आप देखोगे साथियों, जितने भी आपके वर्ण हैं, जितने भी आपके व्यंजन वर्ण हैं, उन व्यंजन वर्णों की बात अगर मैं आपसे करूं तो वो व्यंजन वर्ण जो है वो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित हो तो उसे तो उसे तो उसे स्वर आपका व्यंजन कहते हैं, तो उसे व्यंजन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं भैया? व्यंजन कहते हैं। तो आप सबको बहुत ही शानदार तरीके से याद रखना होगा सर ये व्यंजन की परिभाषा होती है और व्यंजन का उदाहरण भी मैंने आपको बताया। ठीक है कि जैसे कि मान लो आपके सामने कोई भी आपका व्यंजन वर्ण जब आ जाता है, ठीक है, ये आपका मूल रूप में जब आप उसमें स्वर जोड़ देते हो तो आपका ये क्या हो जाता है साथियों? कंप्लीट आपका यहाँ पे हो जाता है। और कंप्लीट जब आपका होगा तो इसे क्या बोलेंगे सर? व्यंजन वर्ण बोलेंगे। तो व्यंजन के दो रूप आपके सामने निकल कर आते हैं, एक तो व्यंजन का मूल रूप निकल के आता है और एक स्वर जोड़ने के बाद में व्यंजन का एक वो वाला जो रूप है वो आपके साथ में निकल कर आता है, जिसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो अब यहाँ से आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसको देख लिया होगा कि सर व्यंजन का एक ऐसा रूप जो आपका स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाए उसे आपको व्यंजन वर्ण आपके बीच में यहाँ पे कहा जाता है। इस बात को आप भली प्रकार से जान सकते हो। अब अगले पेज पे हम ये पढ़ेंगे, शायद आपने यहाँ तक का नोट कर लिया होगा। जब आपके बीच में यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके लिए कुल मिलाकर देखना ये होगा आप सब लोगों को कि सर व्यंजन वर्णों की संख्या जो आपकी कितनी होती है। सवाल नंबर आपका अगला यह आता है कि व्यंजन वर्णों की संख्या, यहाँ पर आपको मैंने कहा कि व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वो आपकी कितनी होती है। आप सबको यहाँ पे याद करना होगा सर व्यंजन वर्णों की संख्या आपकी कितनी होती है। और आप सब लोग हमेशा से ध्यान में रखोगे सर व्यंजन वर्णों की जो संख्या आपके बीच में होती है वो आपकी कितनी होती है। तो कुल मिलाकर आपके सामने व्यंजन वर्णों की संख्या आपके बीच में कितनी होती है? तो आपको पता होगा साथियों 33 होती है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है साथियों? 33 होती है। 30 और 3 33। अब जब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि जो व्यंजन वर्ण जो आपके बीच में आ जाते हैं उन व्यंजन वर्णों की संख्या के बारे में अगर बात करी जाए तो उनकी संख्या आपकी होती है 33। उनकी संख्या कितनी होती है साथियों? आपकी 33 आपके बीच में हो जाती है।
और उन व्यंजन वर्णों को अगर देखा जाए तो आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा। ठीक है, तो ये 33 कौन से होते हैं, और इन 33 वर्णों को मैं आपके सामने लिख रहा हूं। और फिर हम यहां पर साथ ही साथ में मैं आपके लिए अगली हेडिंग डाल देता हूं। ठीक है, साथ ही साथ में अगली हेडिंग डाल देता हूं कि व्यंजन वर्णों के प्रकार। यहां पर मैंने कहा कि सर अगली हेडिंग आती है आपकी व्यंजन वर्णों के प्रकार कितने होते हैं। सर आपके 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या के बारे में अगर बात करी जाए तो व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 3। और व्यंजन वर्णों के प्रकारों की बात अगर करी जाए तो व्यंजन वर्णों के प्रकार जो आपके बीच में होते हैं वो आपके कितने होते हैं सर, 3 होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहले हमें यह करना होगा कि वो 33 व्यंजन आपके कौन से हैं। वो आपके 33 व्यंजन जो है वो आपके कौन से होते हैं, वो 33 व्यंजन आपको याद करने होंगे। ठीक है साथियों, आ जाओ। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा 33 व्यंजन आपके कौन से होते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको एक सारणी बनानी है और उस सारणी से हमें क्या करना है सर, समझना है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं और यहां से आपके लिए व्यंजन वर्णों की बात अगर करी जाए तो यहां से आपके लिए सबसे पहले आपके लिए यहां पर हम बात करने जा रहे हैं सर, व्यंजन वर्णों की जो सारणी है वो मैं आपके लिए बना रहा हूं, अर्थात मैं आपके लिए कै ख गेड़ा जो है वो आपका लिख रहा हूं। और यहां पर मैंने कहा कि सर कै ख घ घ, कै ख घ घ अंग, कै ख घ घ अंग, ये बात आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा। उसके बाद में आपका च आता है, छ आता है, फिर आपका ज है और फिर झ और फिर आपका इ जो है वो आपके बीच में आ जाता है। इसके बाद में अगर ट की बात करें, ठ आता है और फिर आपका ड आता है, फिर ढ है और फिर आपका अण आ जाता है। इसके बाद में आपका त आ जाता है और फिर थ आ जाता है, फिर द, फिर ध और फिर आपका न। साथ ही साथ में एक बार नोट कर लेंगे आप लोग और उसके बाद में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये सर आपके लिए क्या हो जाते हैं। ये बात आप सबको बहुत ही शानदार तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत ही शानदार तरीके से इस चीज़ को आपको यहाँ से ध्यान में रखना होगा। अब अगर हम यहाँ से अगर बात करें आप सब लोगों के बीच में, तो आप सबको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपको ध्यान में रखना होगा कि सर अगली पंक्ति आती है कै च ट त प, अगली पंक्ति आती है साथियों प और फ और आपका ब और फिर भ और फिर मैं। यानी कि आपके लिए ये जो आपके 33 जो आपके व्यंजन आते हैं उनमें से आपके लिए आपके 25 जो व्यंजन आपके हैं। ठीक है, जो 25 व्यंजन हैं उसकी बात अगर करी जाए तो वो आपके सामने यहाँ पे आ जाते हैं सर, कै ख ग घ अंग, च छ झ झ य, ट ठ ड ढ अण और त थ द ध अण, प फ ब भ म। पहला प्रकार, इस प्रकार को हम क्या कहते हैं इसके बारे में तो हम जानेंगे आगे, तो चलते हैं। अब आपका अगला बिंदु आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है सर, अगले बिंदु की बात अगर करी जाए तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद करना होगा। हाँ, और जैसे कि अपने बात करें साथियों, आपका अगली पंक्ति आती है वो आपकी य, फिर र, फिर आपका ल और फिर आपका आता है व। अगली पंक्ति आती है आपकी य र ल और व। अगली पंक्ति आती है आपके सामने य र ल व। अब जब हम आगे की बात करें तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा य र ल व की बात अगर करी जाए तो आप सबको बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर आपको याद करना होगा सर, य व र ल जो है। अब जब हम यहाँ पर अपने बात करें सर, कुछ लोगों ने तो य र ल व है देखा है, कुछ लोगों ने अलग प्रकार से देखा है, बट यहाँ से आपको समझना है। अब आ जाओ साथियों, अगले पंक्ति में आप देखने वाले हो सर, आपका अगला जो भेद आपका होता है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आता है साथियों श, फिर दूसरा स, फिर तीसरा स और फिर आपका है आता है। 33 गिन लो। अब अगर आप इन सभी की बात अगर करो तो आप सब लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, चलो। अब जैसा कि मान लो आपको मैंने यहाँ पे कहा है कि सर आपके लिए यहाँ पर आपके पहले पंक्ति में आपको कितने दिखाई दे रहे हैं सर, आपके 25 दिखाई दे रहे हैं।
दूसरी पंक्ति में आपके कितने दिखाई दे रहे हैं साथियों? 4 दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर तीसरी पंक्ति में भी आपको कितने दिखाई दे रहे हैं सर? 4 दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है ये बात? अब जब हम यहाँ पर अगर बात करें कि सर पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति में आपको 4 वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आपको 25 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर 25, 4 और 4 की बात अगर करूं तो आप इनको जोड़ करोगे तो आपके 33 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा बच्चों बोलो? 33, 33 हो जाए। अब सर ये जो 33 है, कई बार तो इन 33 को लिखने की प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार तो इन 33 व्यंजन वर्णों को याद करने की छोड़ो, लिखने की प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत सारे बच्चों को लिखवा लो कि लो रे 33 के 33 लिखो, तो भाई साहब लिखना हो जाता है महाभारत। तो इसलिए आप इनकी क्या करो, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है आपको। और जब आप 2 से 3 बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप जो है वो आपको इनको अच्छी तरीके से आप लिख पाओगे। ठीक है साथियों? अब हम आगे की बात अगर करें तो आपके लिए जब 2 से 3 बार अगर आप इनको लिखोगे और इनको बारी बारी से जब आप लिखोगे तो आपके बीच में यहाँ पर, हाँ जी, अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं सर इनका नाम क्या होता है, तो आ जाओ। तो पहला जो भेद आपका होता है उस भेद का नाम होता है साथियों स्पर्श व्यंजन। क्या होता है आपका? पहला जो भेद होता है उसका नाम होता है स्पर्श व्यंजन। नोट कर लेना अच्छी तरीके से। पहला जो भेद होगा वो होगा आपका स्पर्श व्यंजन। पहला जो भेद होगा वो आपका कौन सा होगा भैया? स्पर्श व्यंजन आपके बीच में होगा। उसके बाद में अगर बात करी जाए स्पर्श व्यंजन जो है वो कहां से लेकर कहां तक होता है, तो आपको याद करना होगा कै से लेकर मैं तक होता है। कै से लेकर मैं तक आपके बीच में हो जाता है। कै से लेकर मैं तक आपके बीच में हो जाता है। यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूं आपके लिए कै से मैं तक की बात अगर करें तो आपको ध्यान में रखना होगा, जब हम यहां पर कै से लेकर मैं की बात अगर करें तो आपका आ जाता है सर यहां पर इनकी संख्या कितनी होती है सर? 25 होती है। और यहां पर आपके लिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है सर, इस लाइन को आप बोलते हो कै वर्ग। ठीक है? इस पंक्ति को आप बोलते हो चै वर्ग। इस पंक्ति को आप बोलते हो टै वर्ग। और इस पंक्ति को आप बोलते हो तै वर्ग। और यहां पर मैंने कहा इस पंक्ति को बोला जाता है सर पै वर्ग। कुल मिलाकर आपको ध्यान में रखना होगा कि कुल मिलाकर आपको यहां से ध्यान में रखना होगा साथियों, जब कै वर्ग और चै वर्ग और टै वर्ग और तै वर्ग और पै वर्ग की जब यहां पर बात करी जाती है तो इन सारे व्यंजन वर्णों की बात अगर हम करें तो आपको एक ही बात याद रखनी है साथियों, सभी जो व्यंजन वर्ण आपके बीच में हो जाते हैं, इन व्यंजन वर्णों की बात अगर करी जाए तो आप सब लोगों के बीच में सर ये कै वर्ग है, ये चै वर्ग है, ये टै वर्ग है और ये तै वर्ग है और ये पै वर्ग है। कर लिया नोट? नोट कर लिया तो आप यहाँ पे देखोगे। अब जब यहाँ पर आपने इसको नोट कर लिया तो अगर इनको वर्ग में विभाजित किया जाता है इसलिए इनको एक नाम और से भी जाना जाता है जिसको आप वर्गीय व्यंजन के रूप में जान सकते हो, जिसे आप किस रूप में जान सकते हो, हाँ यहाँ पर आपको याद करना होगा। ठीक है साथियों? तो चलते हैं। अब जैसा कि अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, तो आप इसको किस रूप में जान सकते हो? वर्गीय व्यंजन के रूप में भी कह सकते हो। तो अर्थात आपको मैं बता दूं वर्गीय व्यंजनों की संख्या और आपके लिए यहाँ पर आपके लिए कौन सी संख्या हो जाती है सर? स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी एक ही है। छाप लो, जैसा कॉपी आपको मैंने लिखा है वैसा का वैसा आप छाप लीजिएगा। उसके बाद में अगर हम यहाँ से अगर बात करें आपके लिए तो आप सबको बहुत ही शानदार तरीके से अगर बात करते हैं। ठीक है? हाँ जी। अब आपके लिए य व और र और ल की बात अगर करी जाए तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, य व और र और ल की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा य व र ल इनको कहा जाता है साथियों। इसका दूसरा भेद होता है, इनको आप अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं साथियों? आप अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं और जिनकी संख्या आपकी 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन जो बोला जाता है, इन अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है आपकी 4 होती है। क्या होती है साथियों? आपके 4 जो है वो आपकी संख्या यहाँ पर आपकी
हो जाती है, इसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, और अब आ जाओ सर तीसरे भेद की बात अगर करी जाए आपके लिए, तो तीसरा जो भेद आपका होगा सर, इनको आपको क्या बोलना है सर, तीसरा जो भेद होता है इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, इनको ऊष्म व्यंजन आपका कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अब ये तो हो गए सर आपके 33 व्यंजन जो आपने जाने। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि हमने ये 33 तो पढ़ लिए, और इन 33 के अलावा आपके सामने जो अन्य जो चार आपके सामने आते हैं वो अन्य चार आपके कौन से हो जाते हैं। इसके अलावा जो आपके अन्य जो चार आते हैं वो अन्य चार जो है वो आपके कौन से होते हैं। तो उन अन्य चारों की बात भी हम यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से हम करेंगे। तो देखो, अब अन्य चार जो वो देखें, ये नोट हो गया शायद आपका। उन अन्य चार के बारे में अगर हम यहाँ पर अच्छी तरीके से चर्चा हम करें तो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और अगले पेज पर जा रहा हूँ, जिसको नोट करना है वो बहुत अच्छी तरीके से इनको नोट डाउन आप कर लेना। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ से आपके लिए शायद यहाँ तक आपने अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा, बेहतरीन तरीके से नोट आपने कर लिया होगा, है ना। चलो भैया, अगले पेज पर आपके लिए इनको अलग अलग बॉक्सेस में मैंने बना दिया। अब आपके अन्य जो आते हैं, आपके अन्य जो आते हैं उन अन्य की चर्चा अगर हम करें तो आपको ध्यान में रखना होगा अन्य व्यंजन वर्ण, अब उनको किस नाम से जाना जाता है। अब जब आपके लिए अन्य व्यंजन वर्ण जो आपके बीच में आता है उसके बारे में अगर बात करें, अन्य व्यंजन वर्ण जो आपके बीच में आ जाता है, तो यहां पर आपको हेडिंग डालनी है अन्य व्यंजन वर्ण। आपके लिए अन्य व्यंजन वर्णों की बात अगर करी जाए तो आपके बीच में आ जाता है अन्य व्यंजन वर्ण। तो जिस प्रकार से अन्य व्यंजन वर्णों की चर्चा अगर करें तो वो अन्य व्यंजन वर्ण जो है उसको हम संयुक्ताक्षर के रूप में जानते हैं। अन्य जो व्यंजन वर्ण है उनको हम संयुक्ताक्षर के रूप में जानते हैं। जो आपके लिए अन्य जो व्यंजन वर्ण है उसको किस रूप में जाना जाता है साथियों, संयुक्ताक्षर के रूप में जाना जाता है। अन्य जो व्यंजन वर्ण है उसको आप किस रूप में जानोगे साथियों, संयुक्ताक्षर के रूप में जानते हो, या फिर आप संयुक्त व्यंजन के रूप में भी इसको नाम ले लेते हो। तो मेरे हिसाब से इसका संयुक्ताक्षर ही नाम रहना चाहिए। और अब जब इन संयुक्ताक्षर व्यंजन वर्णों की बात अगर करी जाए आपके लिए, ये संयुक्ताक्षर जो व्यंजन वर्ण आपके होते हैं ये आपके कौन से होते हैं। तो अगर वर्तमान समय की बात अगर करी जाए तो इनको मूल में क्यों नहीं गिना जाता, और इनको जो मूल में नहीं गिना जाता तो ये संयुक्ताक्षर जो आपके बीच में आते हैं उनकी संख्या आपकी 4 होती है। कितनी होती है बच्चों, इनकी संख्या 4 होती है। अब इन चारों की बात अगर करें तो आपके सामने कौन कौन से चार होते हैं सर, आपका पहला होता है क्ष, दूसरा होता है त्र, तीसरा होता है य, और चौथा होता है आपका श्रय। यानी कि कुल मिलाकर आपके बीच में जो चार आपके संयुक्ताक्षर होते हैं जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक आपका क्षय होता है, एक आपका त्रय होता है, एक ज्य होता है, एक श्रय होता है। कई बार एग्जामिनर जो वो इनके बारे में पूछ लेता है कि ये आपके कैसे बनते हैं, इनका जो विग्रह जो है वो आपका कैसे किया जाता है। जो आपके सामने यहाँ पे चार दिखाई दे रहे हैं, एक क्षय दिखाई दे रहा है, एक आपका त्रय दिखाई दे रहा है, और एक आपके सामने श्रय दिखाई दे रहा है। जब आप इनके बारे में जब यहाँ पे डिस्कस करते हो तो ये चारों जो है वो आपके कैसे बनते हैं। तो देखो, आपके लिए क्षय, त्रय, ज्य और श्रय जो है आप इनका वर्गीकरण करके देखिएगा। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है जिनमें इन चार वर्णों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से नजदीकता से पूछा जाता है। तो चलो देखते हैं। अब यहां पर आपको जो क्षय दिखाई दे रहा है इसमें आपका कै जो है वो अपने मूल रूप में, कै जो अब क्या है आपका अपने मूल रूप में होता है। उसके बाद में अगर बात करी जाए तो स जो है वो अपने मूल रूप के साथ में इसमें स्वर जो है वो आपका कनेक्टेड आपका होता है। क्या होता है साथियों, आपका स्वर कनेक्टेड होता है। इसी प्रकार से त्रय की बात अगर करी जाए तो उसमें तय अपने मूल रूप में होता है, और उसके साथ में रै के साथ में आपका ए जो है स्वर जो आपका कनेक्ट होता है। इसीलिए आपका जो आधा वर्ण होता है, जो स्वर रहित वर्ण होता है, उस स्वर रहित वर्ण को
हल्का बोला जाता है और जो पूरा होता है उसके ऊपर ज्यादा दबाव दिया जाता है। समझ में आ रही है ना ये बात? ये बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। अगला आपके सामने यहाँ पे ध्यान में रखना है, अगला बिंदु है सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है, क्योंकि जब शब्द आपके सामने आता है ना, ज्ञात शब्द लिखा होता है, ज्ञान शब्द लिखा हुआ होता है, विज्ञान लिखा होता है, वैज्ञानिक लिखा होता है, हम बोलते क्या है इसको, ज्ञान, विज्ञान, ज्ञात। इस वजह से इसको गलत का ले लिया जाता है ध्यान में। तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा है कि जब हम यहाँ से अगर बात करेंगे आपके लिए, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा साथियों, सर आपका ज और आपका यहाँ पर उसी का पंचम जो है वो अपने मूल रूप में आ जाता है। उसी का जो पंचम जो है वो आपका यहाँ पे मूल रूप में आपका आ जाता है। इसकी चर्चा आप सब लोगों को यहाँ पे करनी है। क्या करनी है साथियों? उसी की चर्चा आपके बीच में यहाँ पे करनी है। हम चौथे की बात अगर करें तो चौथा जो आपका है वो आपके लिए कौन सा हो जाता है? तो चौथा जो आपका श्रेय, इसमें कोई ज्यादा डाउट वाली बात नहीं है। श्रेय की जब बात करी जाए तो आपके सामने यहाँ पर श है और आपका र है और आपका ये अ बन जाता है। अब इन चार की बात करें, ये चार जो है वो वर्तमान समय में संयुक्ताक्षर के रूप में काम में आते हैं। इनके अलावा आपके हिंदी मानक ये कहती है, हिंदी का मानकीकरण रूप ये कहता है आप सब लोगों को, भैया इनके अलावा क्या करो, खोल खोल के लिखो। भाई देखो, आपके सामने एक शब्द लिखा जाता था विद्यालय, कोई तो विद्यालय शब्द को ऐसे लिख देता है, कोई जो वो विद्यालय शब्द को ऐसे लिख देता है। लेकिन मैं तो भाई साहब मेरी भाषा के अनुरूप इन दोनों को क्या कर देता हूँ, रोंग कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? रोंग। मैं हिंदी की खड़ी बोली का अनुसरण करता हूँ और खड़ी बोली आपको ये कहती है, खड़ी बोली आपको ये कहती है, खड़ी बोली प्यारे साथियों आपको ये कहती है कि भाई साहब आपका जो द और यह जो है उनको खोल के लिखो, क्योंकि ग्रामर का ये आपका हिंदी भाषा का रूल हो गया अब। क्योंकि ये जो आपका द और यह जो आता है वो आपका पहले आपका ऐसा लिखा जाता था, जोड़ के लिखा जाता था, इसको पांचवें में शामिल किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में इसको आपका द और यह आपका लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है साथियों? द और यह जो आपके लिए, ठीक है, लिख दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, समझ में आ गई ना इतनी बात? एक बार यश लिखो सारे बच्चे, समझ में आई है क्या इतनी सी बात? कि सर कोई भी शब्द है, जैसे कि मान लो आप द्वारा शब्द लिखते हो, तो द्वारा शब्द आप ऐसे लिखते हो, लेकिन मैं इस द्वारा शब्द को ऐसे लिखता हूं। क्यों गुरुजी ऐसे क्यों लिखते हो, क्या ये गलत है? देखो गलत नहीं है, लेकिन हिंदी का जो मानकीकरण जो रूप है ना, हिंदी का जो मानकीकरण जो रूप है वो ये कहता है, ठीक है ऐसे लिखो भैया, ऐसे लिखो, ऐसे क्या करो, ऐसे लिखो इस मानकीकरण रूप को। क्योंकि इन चार के अलावा किसी भी वर्ण को आप उसको जोड़ के नहीं लिख सकते हो, ये रूल है आपका। ये आपका खड़ी बोली जो हमारी भाषा जो आती है उस भाषा में ये रूल होता है, द्वारा शब्द को इस प्रकार से लिखा जाए। अब उसके बाद में आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर आपके लिए अगली जो जानकारी आती है, अब देखो आपने शब्द लिखा होगा, एक शब्द आपका उद्धार जो शब्द है वो आपका आता है। अब मैं जब उद्धार शब्द ऐसे लिखता हूं, बच्चा पूछ लेता है अक्सर, क्योंकि बच्चे के सामने ये दिक्कत आती है। हाँ जी, अब जब हम आगे की बात करें अपने, यहां से आपको देखना होगा साथियों, चलो अब जैसे कि अपने बात करें, अब कुछ बच्चे इसको कहते हैं सर मैं तो इस उद्धार को ऐसे लिखता हूं, क्या गुरुजी शब्द गलत है? शब्द गलत नहीं है, हिंदी का मानकीकरण रूप ये कहता है, हिंदी का मानकीकरण रूप ये कहता है, और हिंदी का मानकीकरण रूप आपका ये कहता है। ठीक है, चलिए अब हम यहां से अपने बात करते हैं और आप सब लोगों को शानदार तरीके से, ठीक है, हाँ जी, इसको नोट कर लेना। अब अगले पेज पे हम नई इंफॉर्मेशन आप सबके लिए हम पढ़ने वाले हैं। चलो भैया, ठीक है, कर लिया नोट?
ये आपके पूरे जो आपके लिए स्वर और व्यंजन जो है, यानी कि 44 जो वर्ण है, और आपके जो अब आपके सामने 44 वर्णों के साथ में सवाल ये आता है यार कि 52 और 56 वगैरह कौन से होते हैं आपके। तो 52 और 56 की बात अगर करी जाए तो उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं साथियों, और आप सब लोगों को, ठीक है। हाँ जी, अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा, चलो अब हम, चलो कर लिया नोट्स। अब बात करते हैं साथियों कुछ, क्योंकि मैं थोड़ा सा चाय का पान कर लेता हूँ जब तक आप इनको नोट कर लेंगे और इन यहाँ से सारी चीज़ों को देख लेंगे, ठीक है। बस 2 मिनट का अल्पकालीन ब्रेक, ठीक है। चलो अब देखेंगे, अपने चाय वगैरह अपने हो चुके हैं, अब आ जाओ। अब देखो आपके लिए कुछ विशेष तथ्यों की बात करते हैं, और वो विशेष तथ्य आपके क्या हैं। अब जब हम आगे की बात करेंगे और आप सब लोगों के सामने कि आपके बीच में अब देखो विशेष तथ्य नोट करेंगे आपके लिए, ठीक है। विशेष तथ्य की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा विशेष तथ्य, ये आपके बीच में आपको ध्यान में रखना होगा विशेष तथ्य आपका क्या है। अब इस विशेष तथ्य की बात अगर करें तो आपको ध्यान में रखना, हाँ चलो। अब चलो अपने बात करते हैं साथियों, सारे बच्चे एक बार लाइक शेयर जरूर किया करो यार क्लास को, ना इतने कंजूस लोग मत बना करो। आ, चलिएगा। अब जब हम, कंजूस लोग मत बना करो, हाँ पढ़ाई किया करो अच्छे से। चलो अब विशेष तथ्य में आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए मैंने कहा था कि 52 होते हैं। अब देखो आपका कुछ ही दिनों पहले आपका एक एक विशिष्ट व्यंजन और जोड़ा गया था, एक आपका विशिष्ट व्यंजन और आपका जोड़ा गया था हिंदी अकादमी ग्रंथ के द्वारा, ठीक है। एक हिंदी अकादमी ग्रंथ जो आपका आता है, उस हिंदी अकादमी ग्रंथ के द्वारा आपका आपको ध्यान में रखना होगा, हिंदी अकादमी ग्रंथ की बात अगर करी जाए तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, हिंदी अकादमी ग्रंथ की बात अगर करी जाए तो आप सब लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा एक आपका जोड़ा गया है, वो आपका कौन सा है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये आपका आ जाता है अड़य। अब वैसे देखा जाए बच्चों तो ये अड़य जो आपको है ना, ये जो अड़य है वो पहले आपको राजस्थानी यार अपनी भाषा में देखने को मिलता था शायद, लेकिन अब जो इस अड़य की बात अगर हम करें, इस अड़य की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा ये अड़य जो है वो आपका हिंदी में काम आने लग गया। जैसे कि आपका शब्द लिखते हो खाड़ा, शायद आपने खाड़ा शब्द को जाना होगा। जैसे नाली जो है उसको आप नाड़ा बोल देते हो, जैसे कि आपका नाड़ा बोल देते हो। आपको मैंने कहा कि सर इसका परिष्कृत रूप क्या है, इसका परिष्कृत रूप क्या है, इसका परिष्कृत रूप आपका क्या है। आप जैसे कि मान लो अगर यहां पर बात करेंगे आपके लिए, इसका जो परिष्कृत रूप आपके बीच में क्या आता है, इसकी चर्चा अगर हम करें तो आपको ध्यान में रखना होगा इसका परिष्कृत रूप जो आपका है वो लय होता है। इसका परिष्कृत जो रूप है वो आपके बीच में क्या होता है, आपका लय होता है। इसकी भी चर्चा आप सब लोगों को यहाँ पे करनी है। तो देखिएगा, अब जैसे कि मान लो आप सब लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा
इसका परिष्कृत रूप लय होता है, ये तो आपको ध्यान में रखना। अब आता है साथियों आपके दूसरे नंबर पर आपका आता है साथियों आगत वर्ण। अब आपके क्या आते हैं साथियों, आपके आगत वर्ण आ जाते हैं। और आगत वर्ण आपके कौन से होते हैं? अब आगत वर्णों की बात अगर करी जाए तो मूल रूप से आगत वर्ण जो है वो आपके चार हैं। मूल रूप से आगत वर्ण जो आपके बीच में आ जाते हैं वो कितने हैं सर? चार वर्ण हैं। और वो चार वर्ण आपके कौन से हैं? तो यहां पर आपको मैंने कहा कि मूल रूप से आपका आगत जो आपका आ जाता है उसकी बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा, आगत वर्णों की अगर चर्चा करी जाए तो अभी आपके चार आ जाएंगे। और मैं आपको कह रहा हूं उसको छह के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, इसलिए मैं 59 आप तक आपको लेके जाता हूं। यानी कि ऐसे वर्ण जिनके लिपि निर्धारित हो, ऐसे वर्ण जिनके आपके लिपि निर्धारित होती है, और जिनके लिपि निर्धारित है ना उनको आप किस नाम से जानते हैं? अब जिनके लिपि आपके निर्धारित होती है उनमें से अगर देखा जाए तो ये चार है। अब सबसे पहले आपके लिए एक आ जाता है साथियों आपका आ। क्या आ जाता है आपका? एक आ जाता है आपका आ। आ नहीं भाई साहब, आ के ऊपर लगा दो हाफ चंद्र बिंदु। क्या देखा आपने इसको? क्या आपने इसको पढ़ा है? तो आ जब आ जाता है और इसके ऊपर आप चंद्र बिंदु का प्रयोग कर देते हो, यानी हाफ चंद्र बिंदु लगा देते हो। जैसे कि आपने शब्दों को देखा होगा कि सर आपका एक डॉक्टर शब्द आप लिखते हो, यहां पर आपके लिए एक शब्द लिखा जाता है, कॉलेज शब्द आपके बीच में लिखा जाता है, डॉक्टर लिखा जाता है, कॉलेज शब्द आपका लिखा जाता है। तो भैया आपका डॉक्टर, कॉलेज, ये तमाम शब्द जब आपके बीच में आ जाते हैं तो इसमें जो आपका जो यहां पर आपका हाफ चंद्र बिंदु वाला जो लगा है वो आपका अंग्रेजी वाला होगा। क्या होगा वो? आपका अंग्रेजी वाला होगा। तो इसलिए आपको यहां पे ध्यान में रखना होगा, ये आपका एक डॉक्टर आ जाता है। उसके बाद में एक आ जाता है आपका क, जिसके नीचे आपका यहां पर नुक्ता लगाई जाती है। उसके बाद में आपका ख आ जाता है, यहां भी नुक्ता लगाई जाती है। और उसके बाद में आपका आ जाता है ग, और इसके नीचे भी नुक्ता लगाई जाती है। सर आपने जो वर्णमाला में 25 स्पर्श व्यंजन जो पढ़े थे उनमें क्या मैं यहां नुक्ता लगा दूंगा तो इसमें बदलाव होगा क्या? बिल्कुल बदलाव होगा। और वो बदलाव क्या है? हिंदी से सीधा, देसी से सीधा, विदेशी में आपका बदल जाता है। ये इसमें क्या होता है आपका एक बेहतरीन सा बदलाव आपके बीच में देखने को मिलता है। तो यहां पर मैंने आपके सामने ये बात बताई कि सर कैक है ग, और उसके साथ साथ में आपका एक ज आता है और एक आपका फ आता है। अब भाई साहब एक तो कै बोलो, आपको यहां पर ध्यान रखना, एक तो बोला आपने कागज, आला जी भैया कागज बोल दिया, कोई जोर नहीं आया। लेकिन जब आप इनके नीचे नुक्ता लगाओगे ना, क्योंकि कागज जो है वो आपका विदेशी शब्द है, तो आपको जब विदेशी शब्दों के साथ में, जब आपको इन विदेशी शब्दों के साथ में आपको क्या करना होगा, जब आप ये जोड़ देते हो, आपको ध्यान में रखना होगा, जब आप ये जोड़ देते हो तो शब्द का जो रूप है वो आपका क्या बन जाएगा? एक बनेगा कागज, कागज बनेगा। और इन पांचों से जो भी शब्द बनाया जाएगा वो विदेशी शब्द होगा भैया। इन पांचों से जो भी शब्द आपका बनाया जाएगा वो कौन सा शब्द होगा? आपका विदेशी शब्द हो जाएगा। कौन सा शब्द होगा प्यारे बच्चों? आपका वो विदेशी शब्द आपके बीच में यहाँ पे हो जाता है। तो इस बात को आप भली प्रकार से समझ सकते हैं, वो आपका कौन सा शब्द होगा? वो आपका यहाँ से आपका विदेशी शब्द आपका हो जाता है। कौन सा शब्द होगा साथियों? आपका विदेशी शब्द आपके बीच में हो जाता है। इनसे बनने वाले विदेशी शब्द होते हैं। यहाँ पर मैंने कहा सर इनसे बनने वाले शब्द जो है वो आपके विदेशी शब्द होते हैं। कंप्लीट है ना? तो आपके लिए ये जो आपका स्वर और व्यंजन का मामला, जो अब देखो आपको काउंटिंग करवाता हूं सर। हमने जो 52-56 की बात करी थी वो आपके क्या है, अब इनको समझते जाना आराम से। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे बताया कि सर आपके लिए क्या है, जैसे कि मान लो आपके लिए यहाँ पे क्या है कि सर आपका स्वरों वर्णों के जो आपके मूल संख्या वो तो 44 है। अब जो 52 जो वो आपके कैसे, अब आ जाओ 53 वर्णों की कुल संख्या आपकी कितनी है? 53 है। यहां पर मैंने कहा सर वर्णों की है कुल संख्या 53, 53 है आपकी।
वर्णों की आपकी कुल संख्या है आपकी 53, और इन 53 की बात अगर करी जाए आपके सामने, तो वो 53 वर्ण आपके कौन से हो जाते हैं? ठीक है, तो आ जाओ। अब वर्णों की कुल संख्या होती है आपकी 53, और यहां पर अगर 53 की बात अगर करी जाए, तो आप सब लोगों को यहां पे याद करना होगा सर 53 जो है, और जब हम यहां पर 53 की बात करते हैं तो आप मुझे काउंट करवा सकते हो। सबसे पहले ये कह सकते हो गुरुजी हमने पढ़े थे स्वर 11। क्या पढ़े थे आपने? स्वर 11 पढ़े थे। उसके बाद में हमने पढ़े थे दो अयोग वाह। क्या पढ़े थे हमने? दो पढ़े थे अयोग वाह, यानी कि अपने परसों के दिन पढ़े थे दो अयोग वाह। हमने क्या पढ़े थे साथियों? दो पढ़े थे अयोग वाह। उसके बाद में हमने क्या पढ़े हैं भाई साहब? आपके मूल व्यंजन हमने पढ़े हैं, और मूल व्यंजन की बात अगर करी जाए तो वो हमने पढ़े हैं 33। और उसके बाद में अगर हम बात करें आपके लिए 33 के बाद में हमने चार जो आपका संयुक्ताक्षर हमने पढ़े हैं। चार आपने क्या पढ़े हैं साथियों? संयुक्ताक्षर आपने पढ़े हैं। चार की बात अगर करी जाए तो संयुक्ताक्षर आपने पढ़े हैं। और एक की बात अगर करी जाए जो आपका विशिष्ट जो आपका अभी जोड़ा गया है, यहां पर आपको याद करना होगा सर, अगर आप इनकी बात करें तो इनका अगर टोटल करोगे तो आपका कितना टोटल है देख लो। अगर यहां से इनका अगर टोटल देखा जाएगा आपके सामने, तो इनका टोटल आपका क्या होता है? 11 और 2 13 और 33 46 और आपके 4, ठीक है 44 और 2 46 और 4 कितने हो गए? 50 और 51। ठीक है, अब आ जाओ साथियों यहां पर आपके लिए। हाँ, अब सर आपके दो और कौन रह गए? तो यहां से आपके लिए अगर इनका टोटल किया जाएगा तो आपके रहेंगे आपके दो व्यंजन और, जिनको मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह यहाँ पर है नहीं। अब दो व्यंजन आपके ऐसे और होते हैं इनके बाद में, जिनको मैं बताना अभी भूल गया था, अभी बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे, इस वाले पार्ट को हम आगे लेकर जाएं। एक मिनट रुको, थोड़ा सा आप इसको आगे बढ़ाएंगे। बीच में एक लाइन लिखना भूल गया मैं, ठीक है, बीच में एक लाइन लिखना भूल गई। तो भाई साहब लाइन भूल गया तो आप फिर अगले पेज पर पढ़ाऊंगा इन सारा सर। ये लो इसको उठाते थे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे वापस से। और आप सबको ध्यान में रखना, ओहो कुंती मीणा के लिए प्रणाम, प्रणाम भाई कुंती, स्वागत है। अब देखो यहाँ पर आपके बीच में क्या आ जाता है आपके, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है सर, आपका आगत जो आपका आ जाता है, और आगत वर्ण के साथ में आपको यहां से आपको ध्यान में रखना होगा तीसरा जो आपका आता है वो आता है सर ताड़न जात। ताड़न जात तो दिमाग में आया ही नहीं, अभी आ गया। ठीक है, जब काउंटिंग करते हैं तो आपका अपने आप आ जाता है, द्विस्पर्शी आपका आ जाता है, और इसके साथ में आपका द्विगुणी जो है वो आपके बीच में आ जाता है। क्या आ जाता है साथियों? द्विगुणी आपका आ जाता है, और आपका द्विमुखी जो है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। अब जब आपके सामने ताड़नजात आपका आ जाता है, द्विस्पर्शी आ जाता है, द्विगुणी जब आपके बीच में आ जाता है, तो उनकी बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा, हाँ जी उत्क्षिप्त भी उनको बोला जाता है, बिल्कुल ठीक है, गुजरी भी अठी बैठी है। हाँ, अब जैसे कि अपने यहाँ पर बात करते हैं साथियों आपके लिए, उसके साथ साथ में आपका उत्क्षिप्त जो है वो भी आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और इनकी संख्या होती है लाला दो। इनकी संख्या कितनी होती है? अरे दो होती है। अब जब यहाँ पर अपने दो की बात करेंगे तो आपका ये आपका टै वर्ग का तीसरा जो होता है उनके नीचे बिंदी, और आपका ये जो आपकी बिंदी आपके बीच में आ जाती है, इसको ध्यान रखना। जब आप इन सब के बारे में अगर बात करोगे तो आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा सर। ताड़न जात और द्विस्पर्शी और द्विमुखी उत्क्षिप्त व्यंजन वर्णों की बात अगर करी जाए तो आपके लिए कौन सा हो जाता है? तो आपके ये दो व्यंजन और आ जाते हैं। अब 52 और 53 और 59 और सब के सब आपके यहाँ पर भी काउंट करवा दूंगा मैं, तो आपको अगले पेज पर लेके चलूंगा और बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद करना है। अब जब आपके बीच में बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद रखना है, सभी ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा और अच्छी तरीके से आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, आ जाओ रे लालो, अगले पेज पर हम चलते हैं। ठीक है, अगले पेज पर हम चलते हैं और आपके बीच में चीजों को और थोड़ा सा आसान करते हैं। लिखो लिखो लिखो, ठीक है, आ जाओ भैया। अब देखो आपके बीच में क्या होता है
कि जब आप इनकी कुल संख्या जो है वो 33 होती है, काउंट करते हैं इनकी कुल संख्या 33 नहीं 53, यहां पर आपके लिए कुल संख्या की बात अगर करी जाए तो 53 आपके हो जाते हैं, ठीक है। और वो 52 कैसे होते हैं, सॉरी 53 कैसे होते हैं, यहां पर 53 के बाद में अगर बात करी जाए तो इसके बाद में आपका 57 59 आपके कैसे हो जाते हैं, ठीक है। हाँ अब 53 हो गए, हाँ वो 53 हो गए, वही तो बता रहा हूं। चलो देखो भैया, हाँ पहला जो आपका आ जाता है वो आता है स्वर, स्वरों की संख्या कितनी है रे लाडा, 11 है। उसके बाद में आपका दूसरा स्वरों के साथ साथ में आपने पढ़ा था योग वाय, और अयोग वाय की संख्या कितनी होती है आपकी, 2, ठीक है। और उसके साथ में आपके क्या आ जाते हैं, ये आपको याद करना होगा साथियों, अयोग वाहन की संख्या जब आपकी कितनी हो जाती है, 2 आ जाती है। और उसके बाद में आपके व्यंजन आ जाते हैं कितने, आपके व्यंजन आ जाते हैं सर 33। उसके बाद में आपका कौन सा आ जाता है साथियों, संयुक्ताक्षर आपके आ जाते हैं, संयुक्ताक्षर आपके बीच में आ जाते हैं, याद करना। और संयुक्ताक्षर आपके 4 हो जाते हैं, ठीक है। और संयुक्ताक्षर जब 4 हो जाते हैं तो उसके साथ में आपका एक विशिष्ट व्यंजन आपका जोड़ा जाता है, जो आपका अड़य होता है, अड़य। और विशिष्ट व्यंजन की बात करी जाए तो जो आपका एक है। और उसके बाद में आपका ताड़न जात की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना, ओ भाई साहब, ताड़न जात की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा, ताड़न जात जो है वो आपका 3 आपके 2 हो जाते हैं। ताड़न जात जो आपके 2 हो जाते हैं, उसकी बात अगर हम करें तो आप सब लोगों को मैंने यहाँ पे कहा, ये क्या हो गया भाई साहब, भाई साहब कालजो ला दियो, ठीक है। अब यहाँ पर अपने बात करते हैं आप सब लोगों के बीच में, यहां से आपको मैंने कहा कि इनका टोटल जो है वो आपका क्या हो जाता है साथियों, 53 हो जाता है। हाँ जी, इसका क्या हो जाता है साथियों, 53 आपका हो जाता है। हम्म, चलो नेक्स्ट आपके लिए, यहां पे मैंने कहा साथियों आपके लिए 53 आपके कैसे होते हैं, यह आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है, ठीक है साथियों। चलो देखिए, अब ये 53 जो है वो आपके बीच में आ जाता है। अब जब आगे के चर्चा को हम थोड़ा सा और बढ़ाएं, और आपको यहाँ पे याद करना होगा सर, आगे की चर्चा को हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। और यहां से आपको देखना होगा सर, अब 53 तो वो हो गए। अब देखो कुल वर्ण तो आपके कितने हो गए भैया, आपके 53 हो गए जिनकी काउंटिंग मैंने कर ली है। और आपके लिए हमने जो आगत वर्ण जो आपके लिए जोड़े हैं, हमने आगत वर्णों की बात अगर करी है आपके सामने तो वो आपके है 4। और मैं फिर 6 भी जोड़ता हूँ, 4 और उसके साथ में 2 एक्स्ट्रा जोड़ देता हूँ, तो आपके जो टोटल हो जाते हैं 6। तो अगर आप इनके 4 के और 2 की बात अगर करते हो तो आपको ध्यान में रखना होगा, कितना करोगे रे भाई, 57, और आपके 2 और जोड़ दो, 59 जो है वो आपके लिए यहाँ पे हो जाते हैं। ये वर्णमाला का पूरा जो हम एक सामान्य रूप से अगर वर्णमाला को 2 दिनों में आप कंप्लीट करें तो आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्वरों का वर्गीकरण करने बैठ जाओ और व्यंजन वर्णों का भी दूसरा वर्गीकरण करने बैठ जाओ तो अभी बहुत सारा टाइम आपको लग जाता है। अब प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना होगा, एक छोटी सी चर्चा आपके बीच में रह जाती है कि सर वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो आपका कैसे याद करना है। बस एक टेबल बनवा रहा हूं आपको, और उसमें आपको वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वो आपको कंप्लीट करना है, वर्णों का उच्चारण स्थान आपको कंप्लीट करना है। आपने शेड्यूल, हेलो, हेलो 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 हेलो, आगे की चर्चा को हम बढ़ाते हैं साथियों। और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा, आप सब लोगों को मैंने यहाँ पे कहा है साथियों। तो देखो आपके लिए वर्णों का उच्चारण स्थान, अगले हेडिंग आपके बीच में बस एक छोटी सी टेबल आपके लिए, वर्णों का उच्चारण स्थान। मैंने कहा सर वर्णमाला का केवल आपको परिचय पढ़ना है, ज्यादा डिटेल से आपको इसलिए नहीं पढ़नी है क्योंकि आपके सिलेबस में, अरे भाई जी रुक जाओ यार। चलो अब जैसे कि अपने बात करते हैं आपको वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान।
अब जब वर्णों का जब उच्चारण स्थान आपके बीच में आ जाता है तो उनकी बात अगर करी जाए तो वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो मूल रूप से आपके कितने उच्चारण स्थान होते हैं? ठीक है। अब वर्णों के उच्चारण स्थानों की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना होगा मूल रूप से आपके 5 उच्चारण स्थान होते हैं। यहां पर आप नोट कर सकते हो साथियों, मूल रूप से 4 प्रकार के, सॉरी मूल रूप से 5 प्रकार की बात करें, मूल रूप से 5 प्रकार के उच्चारण स्थान होते हैं। 5 प्रकार के उच्चारण स्थान होते हैं, उच्चारण स्थान आपके होते हैं। आपको ध्यान में रखना मूल रूप से आपके 5 प्रकार के उच्चारण स्थान आपके होते हैं। अब भाई साहब आपको मैंने कहा मूल रूप से आपके 5 उच्चारण स्थान आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, उनकी चर्चा आप सब लोगों को यहाँ पे याद करनी है। आ जाओ सर समझते हैं 5 उच्चारण स्थान आपके कौन से होते हैं। पहला उच्चारण स्थान होता है साथियों आपका कंठ, दूसरा उच्चारण स्थान होता है आपका तालु, तीसरा उच्चारण स्थान होता है आपका मूर्धा, और चौथा उच्चारण स्थान होता है आपका कंठ तालु मूर्धा दंत, और आपको यहाँ पे याद करना होगा पांचवा उच्चारण स्थान होता है आपका ओष्ठ। अब आपको यहाँ पे याद करना होगा जब आपके लिए कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ आपके बीच में आ जाता है, और आपको ध्यान में रखना होगा आपको इस प्रकार से एक सारणी बनानी है और उस सारणी में इसको याद करना है आपको। ठीक है, आपको क्या करनी है साथियों, एक सारणी एक क्रिएट करनी है और उस सारणी से आपको क्या करना है, याद करना है कि कंठ तालु, ठीक है, आपके जो उच्चारण स्थान है उसको अगर देखा जाए तो मूल रूप से आप उन उच्चारण स्थानों को कैसे याद करोगे, उन उच्चारण स्थानों को आप कैसे याद करोगे, उनकी चर्चा अगर हम करते हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा सर। सबसे पहले आपका आता है सर कै ता मु द ओ। आपको क्या करना है, सीधा याद करना है कता मुंह दो, कता मुंह दो। फिर आप कता मुंह दो जैसे बोलोगे तो आपको याद करना है क च ट त और प। शायद आप में थोड़ा सा भी दिमाग है ना तो 25 वर्णों का 33 में से 25 वर्णों का उच्चारण स्थान आपका हो जाता है यहाँ पे फिनिश किया गुरुजी। तो यहाँ ओसी लाला देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो क्या आपके उच्चारण स्थान है, ये क्या है आपके उच्चारण स्थान आपके दिख रहे हैं। दिखना है आपको कै से कंठ, ता से तालु, मुंह से मूर्धा, द से दंत, ओ से ओष्ठ, ये तो 5 आपके उच्चारण स्थान हो गए। आपके ये वाले जो आपके हैं वो आपके क्या साथियों व्यंजन है, ये क्या आपके व्यंजन है। तो कै चटा तय की बात करें तो आपका कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कै चटा तय की बात करें तो आपके कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ की बात अगर करी जाए तो आप सब लोगों को ध्यान में रखना होगा। और जब हम यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आप सबको अच्छे तरीके से याद करना होगा, अच्छी तरीके से आपको याद करना होगा। ये आपके 25 उच्चारण स्थान आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आ जाओ सर अगली पंक्ति में। अब जैसे कि अपने अगली पंक्ति में अगर बात करेंगे और इस अगली पंक्ति में आपके उच्चारण स्थान जो आपके होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं। अगली पंक्ति की बात अगर करें तो आपके लिए उच्चारण स्थान आता है साथियों कै चटा तय के बाद अगली पंक्ति आती है आपकी यह वाली, तो यह यहाँ से होता है यह, ठीक है। उसके बाद में आपका रे जो है आपका इसमें आ जाता है यह रे, फिर आपका लय आ जाता है और फिर आपका वय आ जाता है, और उसके बाद में आपका श आ जाता है, और उसके बाद में अगला स आ जाता है, फिर आपका ये अब है जो अब आपका इधर आ जाता है, और उसके साथ में आपका यहाँ पे हो जाता है 33 जो व्यंजन वर्ण है। 33 जो व्यंजन वर्ण है उन 33 व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वो आपके बीच में यहाँ पे आपका आ जाता है। अब जब हम यहाँ पर अगर बात करें 33 व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान आपके बीच में यहाँ पे आ जाता है। अब देखो भैया यहाँ पर हो गए 25, यहाँ पर हो गए आपके 25, और 4 आपके यहाँ हो गए और 4 यहाँ हो गए। 33 व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान यूं हुआ चुटकियों में। कथा मुद्यो याद करना है, क चटा तपा याद करना है, वैसा ऐसा ही है याद करना है। अब बच गए भाई साहब आपके 11 स्वर। अब इन 11 स्वरों का उच्चारण आपको कैसे करना है, अब इन 11 का उच्चारण आपको क्या करना है, तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। जब आपका 11 वर्णों का उच्चारण स्थान आपके लिए कैसे आपको करना होगा, तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पे कहा
गया कि सर अगले जो आपके आते हैं, आपका आता है सर ए या आ, ए या आ, उसके बाद में आपका हर्षव और दीर्घी, और उसके बाद में आपका यहाँ पर आपकी आ जाती है री, और उसके बाद में आपका ये खाली है, और यहाँ पर आ जाता है आपका हर्षव और दीर्घ उ। भाई आप इनको अगर देखोगे तो आपके बीच में यह जो आपका उच्चारण स्थान है वो आपका इस प्रकार से हो जाता है। कंठ जो उसमें ए या आ स्वर आता है, यहाँ पर हर्षव और दीर्घ ई में आपका तालु स्वर में आपका आ जाता है, और यहाँ पर अगर बात करी जाए तो री में आपका मूर्धा आ जाता है, दंत में कोई भी आपका स्वर नहीं होता, और ओष्ठ की अगर बात करी जाए तो हर्षव और दीर्घ उ आपके बीच में हो जाता है। अब आ जाओ भैया, अब आपके चार स्वर और बचते हैं। एक होता है आपका ए और आई, तो इनका उच्चारण स्थान होता है भैया कंठ और तालु, क्योंकि ये दो से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अगर आपका ओ और औ की बात अगर करी जाए तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका होता है कंठ और ओष्ठ, ये आपका उच्चारण स्थान यहाँ पे हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके 33 और आपके 11 44 व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान भी आपका हो जाता है कंप्लीट। क्या हो जाता है साथियों, आपका 44 का जो है आपके इनका उच्चारण स्थान आपका हो जाता है कंप्लीट। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे आप सब लोगों के बीच में, तो आपका सामान्य परीक्षा वाला टॉपिक हुआ कंप्लीट और वर्णमाला वाला भी टॉपिक हुआ कंप्लीट। अब आप सभी को जो बच्चे क्लास को रिकॉर्ड होने के बाद में देखते हैं या लाइव देखते हैं, वो सारे बच्चे जो सामने बैठे वो वाले बच्चे भी, ठीक है, माना कि आप बहुत सारे मेरे सामने बैठे हो, तो ये वाले बच्चे भी इसको अच्छी तरीके से क्या करेंगे, याद करके आएंगे 2 दिनों के काम को, 4 दिनों के काम को। उसके बाद में कल आपका नया टॉपिक शुरू होगा संधि, संधि, और एक लंबी फेरियस्त संधि की चलने वाली है, और उसमें हम बहुत सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस सेशन को हम यहीं पर विराम देंगे, इसी टॉपिक को समाप्त करने के साथ में आपसे कल मिलता हूं। तब तक के लिए आप खैर मनाइएगा और हमेशा से पढ़ते रहिएगा और ईमानदारी से पढ़ते रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।